Hello, I again welcome you all on AEC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. तो हम क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग का जो हमारा लेक्चर्स थे हम उसे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था जैसे कि उसका वेटेज कितना है, वेटेज के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका था और टॉपिक्स या चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका QSC का जो सब्जेक्ट का जो लेक्चर्स हैं उनको मैंने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम अभी तक हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने समझा था कि एस्टिमेशन होता क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, फाइनल कॉस्ट क्या होती है, अंतर क्या है फाइनल कॉस्ट और प्रोबेबल कॉस्ट के अंदर। और दूसरा हमने ये भी उसमें समझा था कि आपका जो एस्टिमेट होता है उसका पर्पस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एस्टिमेशन। जो हम एस्टिमेशन की प्रोसेस करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और लेक्चर्स में आपने देखा भी होगा जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था वो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी। तो हमने वहां पर अलग अलग कितनी यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट की ये भी हमने डिस्कस किया था। वॉल्यूमेट्रिक वर्क किस में मेजर करते हैं, ग्रेविमेट्रिक किस में करते हैं, लीनियर वर्क किस में मेजर करते हैं और एक्यूरेसी कितनी कितनी सब वर्क में हमको मेंटेन करनी पड़ती है इस पर दी इंडियन स्टैंडर्ड्स। नाउ फिर हमने आगे बढ़े थे उस चैप्टर के अंदर और हम जो भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसमें जो अलग अलग वर्क होते हैं जो वहां पे रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं आइटम्स या वर्क और दी आइटम्स आर दी डिफरेंट बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन के ऐसे फेज होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर वहां पे होते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपका अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन हो गया, मिट्टी का खुदाई कार्य हो गया, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, सॉलिंग वर्क, RCC RB वर्क, ऐसे अलग अलग प्रकार के वर्क होते हैं, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, फ्लोरिंग, रूफिंग वर्क, ठीक, वाइट वॉशिंग। तो ये सारे वर्क्स हमें डिस्कस करने हैं। इसमें से हम सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, मैसनरी वर्क इन सुपर एंड सब स्ट्रक्चर, DPC वर्क, RCC एंड RB वर्क, लिंटेल क्या होता है, ये सब हम हमारे प्रीवियस लेक्चर के सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अभी भी हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट नहीं हुआ। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी के चैप्टर में अब आज जो हम वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्क है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क में आपको बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी वाला, इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग पार्ट से जो कि मैंने वहां पे आपको एम्फेसिस करके बताया भी था और आगे का जो हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन कैसे उठ सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में SSC JEE के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं या जो भी दूसरी ऑल ओवर इंडिया लेवल की JEE एग्जाम्स हैं तो अगर उनके अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं जहां जहां QSC पे क्वेश्चन आता है वहां पे प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क से भी क्वेश्चन पूछते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है प्लास्टरिंग पॉइंटिंग से और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो उसके रिडक्शन से बनता है। तो वो भी मैं आपको डिटेल में यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं, आज के हमारे लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क। ठीक, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लास्टरिंग वर्क और पॉइंटिंग वर्क में डिफरेंस क्या है। मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि प्लास्टरिंग क्यों हम करते हैं, प्लास्टरिंग का मतलब क्या है, पॉइंटिंग का मतलब क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। चलिए, तो यहां पर आप फोकस करिएगा, जो प्लास्टरिंग होती है और जो पॉइंटिंग होती है ये दोनों हम किससे करते हैं, मोर्टार से करते हैं, है ना। सबसे पहला चीज जो आपको समझना है, मोर्टार का इस्तेमाल करते हैं। अब मोर्टार का मतलब क्या हो गया, मोर्टार इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। ठीक, तो यहां पर हम एक मोर्टार बनाएंगे। मोर्टार जो होगा वो किसका होगा, सीमेंट एंड सैंड का होगा। उनका कुछ पर्टिकुलर एक प्रपोर्शन होगा सीमेंट और सैंड का। अगर मैं पॉइंटिंग वर्क और प्लास्टरिंग वर्क की बात करूं तो यहां पे दोनों में एक समानता क्या है कि दोनों का जो मटेरियल है, जिस सामग्री से प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग कार्य किया जाता है वो सेम है और वो क्या है, मोर्टार से हम प्लास्टरिंग पॉइंटिंग करेंगे। फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो पॉइंटिंग वर्क है इसमें जनरली हम जो प्रपोर्शन रखते हैं पॉइंटिंग वर्क के अंदर, ये हमारा जो प्रपोर्शन होता है ये 1:1 के आसपास होता है या 1:2 के आसपास होता है। ठीक, डिपेंड करता है कि हम सीमेंट मोर्टार से कर रहे हैं कि हम लाइम मोर्टार से कर रहे हैं। ठीक, 1:1 या 1:2 का प्रपोर्शन लेके चलते हैं, जनरल है। और अगर हम प्लास्टरिंग की बात करेंगे
तो प्लास्टरिंग के अंदर हमारा जो प्रपोर्शन हम लेते हैं मोटार का, वो जनरली 1:3 लिया जाता है। 1:3 लेते हैं या 1:4 भी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम सीमेंट मोटार से कर रहे हैं या लाइम मोटार से कर रहे हैं। बट अगर सीमेंट मोटार की बात है और मैं स्टैंडर्ड प्लास्टरिंग कार्य की बात करूं तो हम जो प्रपोर्शन लेते हैं वो लेते हैं 1:3, सीमेंट इज टू सैंड का प्रपोर्शन। तो यहां पर अभी हमने ये समझा कि प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क में समानता क्या, समानता की ये जो दोनों कार्य हैं कैसे करेंगे, कहां होता है, अभी मैंने वो नहीं बताया। ये जो कार्य हैं ये मोटार से होगा यानी सीमेंट और सैंड से होगा, और इनमें प्रपोर्शन हमें इतना मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट अब आता है कि सर अब ये तो बताओ कि प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क जो है इन्हें करते क्या, इनमें डिफरेंस क्या, इनका मतलब क्या है, प्लास्टरिंग कहां किया जाता है और पॉइंटिंग कहां पे किया जाता है। तो अब हम वो डिस्कस करने चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लास्टरिंग है वो हम मैसनरी वॉल के ऊपर करते हैं, है ना। सपोज मान लीजिए जैसे ये आपकी एक मैसनरी वॉल है। मैसनरी वॉल का मतलब क्या हो गया, ब्रिक्स वॉल, ब्रिक की दीवार है, एक ईंटों की दीवार है, ठीक, और ये आपकी ईंट की दीवार है। अब जो एक मैसनरी वॉल होती है इसके ऊपर ही पॉइंटिंग वर्क होता है और उसी के ऊपर ही प्लास्टरिंग वर्क होता है। सर फिर वही बात है, फिर डिफरेंस समझ नहीं आया, तो अब हम डिफरेंस समझते हैं। देखिए होता क्या है, जो भी आपका पहले के टाइम में, पहले के जमाने में ये पॉइंटिंग वर्क जो है ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, कहां से आया, पॉइंटिंग वर्क का मतलब क्या है, तो मैं आपको वो समझाने चल रहा हूं। होता क्या था, पुराने टाइम में, ओल्डन डेज में जब दीवारें बना करती थी, तो आजकल तो क्या होता है कि भैया ईंट की दीवार बनती है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर होता है, प्लास्टर होने के बाद में फिर उस पर पुट्टी होती है, फिर उस पर पेंट होता है। तो आजकल इस तरह से होता है। पहले के टाइम में, पुराने जमाने में क्या होता था, अगर किसी ने गांव में अगर अपना घर ईंट की दीवार से बनाया तो वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो एक मतलब उस समय खाली ईंट की दीवार बनती थी, कई बार तो उस पर प्लास्टर भी नहीं करते थे, सिर्फ ईंट की दीवार बना के छोड़ देते थे। वो उतना करना ही बहुत एक्सपेंसिव होता था और उतना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो मतलब दीवार बना दी, ईंट की दीवार बना दी, और उस पर पहले के टाइम में प्लास्टर नहीं होता था। तो जब ये दीवार बना दी, अब दीवार कैसे बनाते हैं, ये आपकी जैसे यहाँ पे ईंट है, ये सब आपकी ब्रिक हो गई। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज जैसे मान लीजिए कि नीचे आपने ब्रिक अरेंज करी, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक मोर्टार का लेयर आएगा, है ना, जिसको हम कोर्स बोल सकते हैं या हम जॉइंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में मोर्टार का कोर्स आ गया। फिर उसके बाद ये हमने ब्रिक ले कर दी, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, ये मोर्टार का आपका कोर्स आ गया, ठीक, जॉइंट आ गया। उसके बाद यहां पर भी ऐसे मोटार का, ईंट के बाद में मोटार का कोर्स आ गया। तो ये इस तरह से आपके यहां पे मोटार के कोर्स होते थे हर दो ईंट के बीच में। अब क्या होता था, पहले के टाइम में प्लास्टर तो होता नहीं था। अब जब दीवार बना दी तो समय के साथ धीरे धीरे दीवार खराब होने लगेगी, प्लास्टर ऊपर है नहीं, तो बीच में जो ये यहाँ पे जो ये मोटार है, जो ये मोटार है, ये धीरे धीरे यहां से आपका डिटेरियोरेट होने चालू हो जाता, मतलब ये यहां से खराब होना चालू हो जाता, ये यहां से निकलने लग जाता। उससे क्या होता है कि जो दीवार है उसकी जो एफिशिएंसी है, उस दीवार का जो परफॉर्मेंस है, उस दीवार की जो एस्थेटिकनेस है, वो पूरी खत्म हो जाती, एकदम डाउन हो जाती। तो ऐसे केस में क्या करते थे, जो दीवार है उसकी मरम्मत करने के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए, जैसे सपोज मान लो दीवार बना दिया, अब दीवार को बने 2-3 साल हो गए, तो बीच में जहां जहां भी ये मोटार है ये सब निकलने लगता है यहां से, तो दीवार की मजबूती खराब हो जाती है, एफिशिएंसी खराब हो जाती है, एस्थेटिक खराब हो जाता, अपीयरेंस खराब हो जाता। तो दीवार को मेंटेनेंस करते थे, और मेंटेनेंस कैसे करते थे कि वापिस से 2-3 साल बाद यहां पर जो ये आपको वापिस जो जगह दिख रही, इस जगह में वापिस से यहां पे मोटार फिलअप किया जाता, ठीक, जहां जहां से वो निकल गया वहां पे वापस से मोटार की रीफिलिंग करते थे। और इसी वर्क को, जो कि ये पॉइंट बाय पॉइंट होगा, हर जगह तो होगा नहीं, पॉइंट पॉइंट पे होगा, जहां जहां से आपका मोटार उखड़ा होगा वहीं वहीं पे करेंगे। उसी से नाम बन गया पॉइंटिंग वर्क। यानी जो पॉइंटिंग वर्क है ये एक प्रकार से मेंटेनेंस वर्क हुआ करता था पुराने जमाने में।
पुराने जमाने में दीवार बनाते थे और प्लास्टर होता नहीं था तो दीवार खराब होने लगती, मोटार उखड़ने लगता, मोटार की रीफिलिंग करते थे और इसके एक मेंटेनेंस की तरह समझा जाता था। और उसी को चूंकि पूरे दीवार पे नहीं करना है, जो जो पॉइंट जहां जहां से मोटार निकला वहीं पर करना है, वहीं से नाम बना पॉइंटिंग वर्क। ठीक, तो पॉइंटिंग वर्क पहले के टाइम में हम बोल सकते हैं एज अ मेंटेनेंस वर्क की तरह किया जाता था इन ओल्डन डेज। नाउ अगर हम बात करें तो सर फिर आज क्या होता है, क्या सर मतलब सर जैसे आज है तो आज तो दीवार है सर, आज तो दीवार के ऊपर प्लास्टर भी होगा, तो क्या सर फिर आज पॉइंटिंग वर्क नहीं करते हैं? तो ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ में कंस्ट्रक्शन फेज में जब हमने डेवलपमेंट करते गए तो आजकल हम प्लास्टर तो करते हैं बट आजकल हम पॉइंटिंग भी करते हैं। अब आजकल जो पॉइंटिंग होती है उसको कैसे समझना है, पॉइंटिंग वर्क का ओरिजिनेशन कैसे, वो मैंने आपको समझाया। अब पॉइंटिंग वर्क को समझना कैसे, अब आजकल जो पॉइंटिंग वर्क होती है वो क्या चीज है, तो उसको समझते हैं। तो आज क्या होता है, सबसे पहले क्या हो गया, आपकी दीवार बनी, आपने हर दो ईंटों के बीच में क्या आया, मोटार आया, तो आपकी एक मैसनरी वॉल तैयार हो गई। अब मैसनरी वॉल पर अब आप जो दीवार बनेगी, आप भी समझते हैं जो हर ईंट होती है वो हर ईंट अच्छी नहीं होती, थोड़ी सी ईंट आपकी उबड़ खाबड़ होती है, ईंट में गड्ढे होते हैं, ईंट में ब्रिक्स में डिफेक्ट्स होते हैं, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं थोड़े गड्ढे वड्ढे होना, ठीक, और पैचेस हो सकते हैं, ठीक है। और जब हमने दीवार करी तो हो सकता है कि दीवार थोड़ी सी कहीं से मतलब लेवल में ना आए, थोड़ी सी बल्ज आउट हो जाए या बल्ज इन हो जाए, अंदर की तरफ धस जाए थोड़ी सी, कहीं कहीं से जब हम दीवार बना रहे हैं उस टाइम कहीं कहीं से जो मोटार है कहीं पे मोटार नहीं लग पाया, ठीक, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बीच में कहीं कोर्स में मोटार नहीं लग पाया, कहीं नीचे गिर गया, हर जगह लेवल में नहीं होगा, जो मोटार यहाँ पे जॉइंट्स में लगाया जाएगा वो हर जगह लेवल में नहीं होगा। तो क्या करते हैं आज के टाइम में, यहां पर जब दीवार तैयार हो जाती है तो जो भी ईंट में कहीं पे गड्ढा है वहां भी थोड़ा मोटार की फिलिंग कर देते हैं उस पॉइंट पर, जो पूरा जहां जहां पे सपोज जैसे मान लीजिए यहां पर इस जगह पर आपका मोटार नहीं आ पाया था अच्छे से, वो गिर गया था, तो फिर यहां भी वापस से मोटार कर देंगे, यहां भी कर देंगे, यहां भी कर देंगे, ठीक। ऐसे पूरी जब दीवार तैयार हो जाती है मैसनरी वर्क, तो उसमें जहां जहां भी डिफेक्ट्स होते हैं उन डिफेक्ट्स को हटाने के लिए, दीवार को एक पूरी समतल बनाने के लिए, सपाट बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, क्यों अच्छा करना है, ताकि अच्छे से हम उस पर प्लास्टर कर पाए। तो जहां भी दीवार में जिन जिन पॉइंट्स पर कुछ दिक्कतें होंगी उसको हम मोटार से वापस से करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ये है आज का आपका पॉइंटिंग वर्क। जो आजकल हम करते हैं नाउडेज, जो हम पॉइंटिंग वर्क करते हैं वो हम उस दीवार के जो भी डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए करते हैं, ताकि उस दीवार पर अच्छे से हम प्लास्टर कर पाए। अब सपोज मान लो दीवार बनी, दीवार में जहां जहां पे मोटार नहीं था निकला था वो भी हमने लगा दिया, ईंटों में छेद थे वो भी हमने मोटार से भर दिए, तो ये हो गया आपका पॉइंटिंग वर्क। अब इसमें क्या होता है, यहां पे जो ये पूरा हो गया, पॉइंटिंग वर्क खत्म हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, जब दीवार पर अच्छा हमें पेंट करना है, एस्थेटिकनेस बढ़ानी है दीवार के लिए, तो उसके लिए इसके ऊपर वापिस से हम यहां पे क्या करेंगे, मोटार को अप्लाई करेंगे। ये जो हम इसके ऊपर यहां पर पूरी सतह पे, जब दीवार अच्छी डिफेक्ट खत्म हो गए, पॉइंटिंग वर्क हो गया, अब जो हम यहां पे मोटार लगा रहे हैं तो इस वर्क को हम बोलते हैं प्लास्टरिंग वर्क। दिस वर्क इज नोन एज प्लास्टरिंग वर्क। अच्छा, प्लास्टरिंग वर्क का जो इंपॉर्टेंस है कि प्लास्टरिंग वर्क हम क्यों करते हैं, तो देखिए प्लास्टरिंग वर्क का इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो हो जाएगा एस्थेटिकनेस, ताकि दीवार दिखने में अच्छी लगे, पूरी एकदम समतल हो जाएगी, ठीक है, एस्थेटिकनेस बढ़ेगा दीवार का। और क्या पर्पस हो सकता है, ताकि अगर मान लो अगर आपने दीवार बना दी और खाली पॉइंटिंग कर दिया होता और वो पूरी खुरदुरी होती, रफनेस ज्यादा होती, तो उस पर अगर आप पेंट करते हैं तो पेंट का वॉल्यूम भी आपको ज्यादा लगता और पेंटिंग में खर्चा भी काफी ज्यादा आता और पेंट अच्छा भी दिखता नहीं, पेंट हो भी जाता पर वो दिखता अच्छा नहीं। तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि अच्छे से पेंट करने के लिए, पेंटिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पेंटिंग का जो वॉल्यूम है वो भी हमें कम लगेगा। तो इन सब चीजों के लिए हम प्लास्टरिंग वर्क करते हैं। मेन पर्पस है प्लास्टरिंग का एस्थेटिकनेस, अपीयरेंस ऑफ द वॉल। और पॉइंटिंग का आजकल जो पर्पस है वो क्या हो गया कि दीवार बनाने के बाद जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको हटाना, ताकि हम अच्छे से, डिफेक्ट क्यों हटा रहे हैं, ताकि हम अच्छे से क्या कर पाए, प्लास्टरिंग कर पाए। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टरिंग वर्क एंड पॉइंटिंग वर्क। आई होप आपको थोड़ा सा यहां पे समझ में आया होगा। मैंने एकदम बेसिक से उठाया, पुराने टाइम से, पुराने जमाने में पॉइंटिंग वर्क का मतलब भी समझाया, कई जगह
प्लास्टरिंग पॉइंटिंग वर्क के बारे में आपको मेंशन जरूर होगा, बट पॉइंटिंग वर्क का पर्पस क्या है ये कहीं मेंशन नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है यहां पर कि मैं आपको पॉइंटिंग वर्क का मतलब समझा पाऊं। पहले के टाइम में क्या था, आजकल के टाइम में क्या है, और प्लास्टरिंग का पर्पस क्या होता है। तो हमें यह समझ में आया कि पॉइंटिंग से हम दीवार के डिफेक्ट्स हटाते हैं ताकि अच्छे से प्लास्टर हो पाए, और प्लास्टर करते हैं ताकि दीवार की एस्थेटिकनेस, अपीयरेंस अच्छा हो पाए। हम पेंट जो लगाएंगे उसका वॉल्यूम भी हमें कम लगे और कॉस्टिंग भी कम से कम आए, और पेंट होने के बाद दीवार अच्छी दिखे। ये प्लास्टरिंग का पर्पस होता है। अब यहां पे आपने देखा इसमें तो हम मोटार लगा देंगे, बट आपने देखा जो पॉइंटिंग वर्क में हम मोटार इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मजबूती, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो मजबूती, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वो किससे आएगी, मतलब उस मोटार में क्या होना चाहिए, मजबूती, पकड़, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बाइंडिंग कब अच्छी होगी, जो प्रपोर्शन है सीमेंट सेंड का, इसमें भी सीमेंट सेंड लेना है, इसमें भी सीमेंट सेंड लेना है, बट इसमें जो हमें सीमेंट सेंड लेना है उन दोनों में अंतर क्या आएगा। जैसे यहां पर हमने सीमेंट सेंड लेना है, इधर भी सीमेंट सेंड लेना है, बट यहां पे बाइंडिंग अच्छी चाहिए, पर यहां पे इतना बाइंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहां पर प्रपोर्शन थोड़ा सा हम 1:1 का रखते हैं। जितना आपका प्रपोर्शन कम होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग अच्छी होगी। तो इसलिए हम पॉइंटिंग में जनरली सीमेंट सेंड मोटार से अगर हम पॉइंटिंग करें तो 1:1 रखते हैं, और यहां पर उतनी बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, तो यहां पे हम 1:3 रखते हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा यहां पर एक और ये भी डिफरेंस है कि कभी कभी जब हम पॉइंटिंग वर्क करते हैं तो जो हम सैंड इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी सी हम कोर्स, यानी थोड़ी सी मोटी बालू का इस्तेमाल करते हैं, पर जब हम प्लास्टरिंग वर्क करते हैं तो यहां पर क्या पेंट करना है बाद में, तो जो दीवार है वो थोड़ी सी स्मूथ होनी चाहिए, उसमें रफनेस यानी खुरदुरापन कम होना चाहिए। तो हम फाइननेस कैसे बढ़ाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बालू हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे प्लास्टरिंग वर्क के लिए वो महीन यानी फाइन इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक मटेरियल वाइज डिफरेंस है पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग में। एक तो डिफरेंस होगा कि इनका पर्पस भी अलग अलग है। पॉइंटिंग प्लास्टरिंग होती मोटार से, पर पर्पस, वजह अलग अलग हो गई। पहले पॉइंटिंग होती फिर प्लास्टरिंग होती। दूसरा, प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग दोनों मैसनरी वॉल पर होगी, दोनों मोटार से होगी, पर उसमें प्रपोर्शन 1:1 है, इसमें प्रपोर्शन 1:3, और वहां पे जो बालू इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ी सी मोटी भी हो सकती है, बट यहां जो बालू लेंगे वो हमें फाइन ही लेनी पड़ेगी, तभी हमें स्मूथ टेक्सचर्ड वॉल पर ऑब्टेन हो पाएगा और पेंट अच्छे से हो पाएगा, ठीक। तो आई होप कि आप सभी को यहां पर प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क का मतलब समझ में आया होगा। प्लास्टरिंग वर्क का मतलब क्या है, करते क्या है, और पॉइंटिंग वर्क का मतलब क्या है और करते क्या है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क है इन दोनों को मेजर कैसे करते हैं, है ना, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करने चलते हैं। तो अगर हम बात करें प्लास्टरिंग है एंड पॉइंटिंग वर्क, तो ये जो दोनों वर्क हैं ये होना किसके ऊपर है, जो भी आपकी मैसनरी वॉल होगी, जो दीवार है उस दीवार के ऊपर ही होना है। सपोज ये मान लीजिए ये आपका उस जो वॉल है उसका लेंथ है, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द वॉल, और यहां पर दीवार की ऐसे में कुछ थिकनेस होगी, वो 1 ब्रिक थिक, 1.5 ब्रिक थिक, हाफ ब्रिक थिक, अलग अलग प्रकार की अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। तो यहां पर ये जो आपकी दीवार है, आप खुद बताइए जो प्लास्टर या पॉइंटिंग है ये दीवार के अंदर हो रहा है कि दीवार की सतह के ऊपर हो रहा है, आप खुद समझिए। तो आपको खुद को समझ में आ रहा है कि जो प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क है वो दोनों दीवार के ऊपर होना है। ऑब्वियस सी बात है, पॉइंटिंग आप करेंगे भले कुछ कुछ जगह करें, पर करेंगे तो दीवार के ऊपर ही, और प्लास्टरिंग पूरे में करेंगे पर करेंगे तो दीवार के ऊपर ही। अब चूंकि हम दीवार के ऊपर कर रहे हैं, यानी बोथ दिस वर्क आर द टाइप ऑफ सरफेस वर्क। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एक्यूरेसी के, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस वर्क होते हैं ये एरियल वर्क होते हैं। कैसे वर्क होते हैं, एरियल, मतलब यहां पर ये वॉल्यूमेट्रिक नहीं है, ये लीनियर नहीं है, एरियल वर्क है। यानी कि कंफर्म्ड हो जाता है यहां से कि प्लास्टरिंग वर्क हो या पॉइंटिंग वर्क हो, दोनों को किस में मेजर किया जाएगा, स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क को किस में मेजर किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग को स्क्वायर मीटर के अंदर हम मेजर करेंगे।
तो मैंने अभी तक आपको ये समझाया कि प्लास्टरिंग क्या होता है, पॉइंटिंग क्या होता है, दोनों में समानता क्या है, दोनों में भिन्नता क्या है, प्रपोर्शन का अंतर क्या है, मटेरियल वाइज अंतर क्या है। अगला ये समझाया कि प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग को हम किस यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं। तो चाहे प्लास्टरिंग हो चाहे पॉइंटिंग हो, दोनों को हम स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करते हैं। अब बात आती है कि प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग का जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो अब आप समझिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा पैरेलली। सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड मेजरमेंट। जिस भी व्यक्ति का मेजरमेंट काफी अच्छा है, इमेजिनेशन पावर काफी अच्छी है, उसका सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट्स हो वो काफी स्ट्रांग होंगे। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग करना है सिविल इंजीनियरिंग का, ये बात आप ध्यान रखें कि आपको मेजरमेंट कैलकुलेशन पार्ट अपना काफी स्ट्रांग रखना है। जैसे मैंने बोला कि 1 मीटर दीवार, तो 1 मीटर फटाफट इमेजिन होनी चाहिए 1 मीटर क्या है। अब आधे लोग 1 मीटर में इतना करने लगते हैं कि 1 हाथ मतलब 1 मीटर। 1 मीटर मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 1 मीटर, व्हाट इज 2 मीटर, आपका 1 फीट कितना होता है। ये सारी चीजें आपको एकदम माइंड में, जैसे मैंने बोला कि 1 फीट की दीवार है, चौड़ी 1 फीट चौड़ी है, तो आपको फटाफट कैलकुलेशन माइंड में बन जाना चाहिए कि हाँ 1 फीट चौड़ी मतलब क्या होता है। और ऐसे इमेजिनेशन कि भैया मैंने बोला कि दीवार इमेजिन करो, उसमें कहीं दरवाजा है, उसमें खिड़की, फटाफट आपको इमेजिन करना है। जितना इमेजिनेशन पावर आपका क्विक फास्ट होगा, रिस्पॉन्स आपका अच्छा होगा, माइंड में आपको समझ में आ रहा है, उतना जल्दी आप चीजें कैच कर पाएंगे। तो ये कुछ लोग जो होते हैं जैसे बोलते हैं कि सर वो टॉपिक समझ नहीं आया, वो नहीं हुआ। टॉपिक सबको टॉपिक सिंपल होते हैं। मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, जो फैकल्टी आपको चीजें समझा रही हैं, ठीक, चीजें एकदम बेसिक हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से चीजें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर बस पार्ट ही आता है कि आप कहीं ना कहीं अपने एंड पे उस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे, इसलिए अपना इमेजिनेशन पावर को आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क जब हम करते हैं, तो यहां पे अगला जो मेन बात आती है, जो समझना है, वो ये कि सपोज मान लीजिए एक दीवार है। अब इस दीवार में कहीं पे उजालदान होगा। उजालदान का मतलब क्या है? कहीं पर आपका वेंटिलेटर होगा, ठीक है, कहीं पर आपका उस यहां पर डोर आएगा, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर उसमें उस दीवार में यहां पर विंडो भी आएगी। तो ये जो है वेंटिलेटर्स हो गया, विंडो हो गया, डोर्स हो गया, दे ऑल आर टाइप ऑफ ओपनिंग्स इन दी वॉल, खुली जगह। और दीवार में जो खुली जगह अगर होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां ये वेंटिलेटर है यहां पे ईंट होगी क्या? नहीं होगी। तो यहां पे प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग करोगे? नहीं करोगे। ऐसे ही विंडो है, तो विंडो भी खुली जगह है, यहां पर आपका ईंट नहीं, तो कोई आपको यहां पर आपको खिड़की लगानी है, यहां पर तो ईंट तो है नहीं, तो यहां पे प्लास्टरिंग पॉइंटिंग नहीं होना है। जहां डोर है यहां भी प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग नहीं होना है। तो क्या होता है, जब भी सपोज हमारे पास में ये दीवार है, इस दीवार को मैं ऐसे थोड़ा सा यहां पे 3 डायमेंशनली आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बात को समझिएगा। जैसे ये हमारे पास में यहां पर दीवार हो गई, तो ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वॉल, दिस इज द हाइट ऑफ द वॉल एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द वॉल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम प्लास्टर का मेजरमेंट करेंगे तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो प्लास्टर होगा वो हमारा यहां पर इस वाले पोर्शन में भी होगा, है ना। मैं आपको पहले सारी टर्म समझा रहा हूं, फिर मैं डिडक्शन वाला पार्ट चालू करूंगा। थिकनेस क्या है आपको समझ में आया, हाइट ऑफ द वॉल जब मैं बोलूंगा आपको समझना है, लेंथ क्या होता है वो मैं आपको समझा दिया, ठीक। एक इधर साइड से भी प्लास्टर होगा, और एक जो पीछे वाला पोर्शन है, अगर आप इमेजिन कर पाए, मैं आपको पीछे वाला पोर्शन यहां पर समझाता हूं। अगर आप पीछे वाले पोर्शन को इमेजिन कर पाए, ये इस तरह से, तो पीछे की साइड, दीवार के पीछे की साइड, तो उसको जो हमारी तरफ है, इस ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोल देते हैं इनसाइड प्लास्टर। जहां हम खड़े मतलब हम अंदर खड़े, मान लीजिए इनसाइड प्लास्टर। और जो बाहर वाला है तो उसको हम बोल देते हैं आउटसाइड प्लास्टर। तो जब प्लास्टरिंग का कैलकुलेशन करेंगे उस पर कुछ न्यूमेरिकल आएगा, तो आपसे इनसाइड आउटसाइड बोल सकते हैं। खाली इनसाइड बोला तो एक साइड देखना है, आउटसाइड बोला तो खाली एक तरफ देखना है, बोथ साइड बोला है तो आपको दोनों साइड का कैलकुलेशन करते हुए चलना है। अच्छा, डिडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ 3 टर्म और मैं आपको समझाना चाहता हूं, बात को समझिएगा। यहां पर है ना, मैं एक जनरल एग्जांपल लेके दे रहा हूं। सपोज जैसे मान लीजिए ये आपका यहां पर दरवाजा है, ठीक। आई होप आप 3D में दरवाजे को इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो यहां पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है नीचे वाला,
दरवाजे का, इस पोर्शन को किसी भी ओपनिंग में, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो दरवाजा हो, कोई भी ओपनिंग है, जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सिल। और अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसे हम बोलते हैं चौखट या दहलीज, जो हम बोलते हैं चौखट या दहलीज। तो ये हो गया आपका सिल। उसके बाद ये जो टॉप वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इस टॉप वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सॉफिट। और जो आपको ये दो साइड के पोर्शन दिख रहे हैं यहां पर, इन साइड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं जैम्प। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जैम्प क्या होता है, सॉफिट क्या होता है, सील क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये दो क्या है, जैम्प, एक सॉफिट और एक सिल। विंडो की बात करूंगा, ये पूरी विंडो, ये जाली मैंने बना रखी, ये हो गए आपके जैम्प, ये सिल और ये सॉफिट। तो अब यहां पर आप बताइए, एक तो आप दीवार में अंदर की तरफ प्लास्टर करेंगे, एक दीवार में बाहर की तरफ करेंगे। जहां जहां ओपनिंग आएगी वहां पे ईंट है नहीं तो वहां प्लास्टर या पॉइंटिंग होगा नहीं। बट जो ये जैम्प सॉफिट सील वाला पोर्शन है, ये तो आप समझते हैं कि यहां पे भी तो कुछ ना कुछ आपका प्लास्टर होगा साइड में, इमेजिन करिएगा, है ना। तो कहां कहां पे होगा उसको समझते हैं। अब आप जैसे इमेजिन करिए, जैसे ये वेंटिलेटर है, तो यहां पर ईंट होगी इस तरफ ऊपर की तरफ, यहां भी होगी साइड में ईंट, यहां भी होगी, यहां भी होगी। तो इन चारों जगह में, मतलब सॉफिट सील और दोनों जैम्प में भी प्लास्टरिंग होगी। यहां पे साइड में जो पोर्शन होगा, मतलब वो जो पाली टाइप जो पोर्शन बनेगा, उस पूरे पोर्शन में भी अंदर की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग करना पड़ेगा। तो यहां भी चारों साइड होगी। बट दरवाजे की अगर बात करेंगे तो दरवाजे में सॉफिट पे तो होगा ऊपर की तरफ, ठीक। जो आपका साइड का जो पोर्शन है, जहां पे आपके दरवाजे की चौखट या फ्रेम लगती है, उधर पोर्शन में भी क्या होगा, प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग होगा। बट नीचे वाला जो पोर्शन है, सिल वाला पोर्शन, यहां पर नहीं होगा। तो ये बात आपको समझनी है। मतलब विंडो में और वेंटिलेटर में चारों साइड, और अगर हम डोर की बात करेंगे तो डोर में 3 साइड होगा, नीचे वाली साइड में नहीं होगा। तो अब हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो दरवाजे, कोई दीवार है, दीवार में से ओपनिंग है, तो अब जरूरी नहीं कि हर दीवार में खिड़की भी आएगी, वेंटिलेटर भी आएगा, डोर भी आएगा। किसी में खाली वेंटिलेटर ही आया, किसी घर की दीवार में, किसी में विंडो और वेंटिलेटर आया, किसी में तीनों आ गए, किसी में खाली डोर आया। तो सब में डिडक्शन का एक नियम बनाया गया। डिडक्शन का मतलब क्या है कि भैया जैसे हम कोई दीवार है, उसमें ओपनिंग्स ऐसी, तो आप अगर मान लो आपने पूरा ही, मैंने आपसे पूछा कि प्लास्टर करने के लिए कौन सा एरिया लगेगा, एरिया कैलकुलेट करके बताओ, तो आपने बोल दिया दिस एल इंटू दिस हाइट, ये हो गया आपका एरिया ऑफ प्लास्टरिंग वर्क। तो ऐसे में आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। बट यहां तो प्लास्टर होगा नहीं, तो उसको तो आपको माइनस करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं डिडक्शन। और वो डिडक्शन के लिए क्या नियम है इंडियन स्टैंडर्ड्स के, वो हम समझने चलते हैं यहां से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग वर्क पे रिडक्शंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो अब मैं वही पोर्शन यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। डिडक्शन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ नियम बनाए, चीजें एकदम सिस्टमेटिक हो, उसलिए इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या करा, यहां पर कुछ नियम बनाए। हम उन नियम को समझते हैं। मैं पहले आपको नियम बता देता हूं, रूल्स बता देता हूं, फिर एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक वॉल है, ठीक। ये हमने एक वॉल ड्रॉ कर लिया यहां पर। तो ये हमारे पास वॉल हो गई, और इस वॉल में ओपनिंग है। तो हम ओपनिंग मान लेते हैं, सपोज जैसे मान लीजिए ये एक वेंटिलेटर की, हमारे पास एक वेंटिलेटर हो गया। विंडो हो गया, ये हमारे पास यहां पर डोर हो गया। तो ये हमारे पास ओपनिंग हो गई। सपोज मान लेते हैं इस पूरी दीवार का जो ये लेंथ है, इसको मैंने एल मान लिया। लेट एल बी द लेंथ ऑफ द वॉल एंड दिस एच बी द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक। नाउ T is the thickness of the wall
अब उस दीवार में जितनी भी ओपनिंग्स हैं, खाली जगह हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, विंडो और डोर, इनका जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, दिस लेंथ एंड हाइट, मैं थिकनेस की बात नहीं कर रहा, ये टोटल एरिया मैंने मान लिया स्मॉल a, लेट a बी दी एरिया ऑफ openings such as ventilator plus window plus doors in the wall, और मैं मान लेता हूं कि इस दीवार का जो एरिया है, ये वाला एरिया की बात कर रहा, इसके इधर होगा या तो उस तरफ होगा प्लास्टर, तो ये हो गया आपका L इंटू एच, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एरिया ऑफ वॉल। अब यहां पर डिडक्शंस के नियम बनाए गए। डिडक्शन के नियम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है इसमें रूल नंबर 1। पहला नियम है डिडक्शन का कि अगर ओपनिंग का एरिया जितनी भी ओपनिंग है वो 0.5 मीटर स्क्वायर तक है, इफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग इज अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर, देन नो नीड ऑफ डिडक्शन। ऐसे केस में कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो जितनी भी ओपनिंग है, सारी ओपनिंग मिलाकर मान लो टोटल एरिया ओपनिंग का 0.5 मीटर स्क्वायर तक है या उससे कम है, और मुझे प्लास्टर करना है, तो जो एक साइड मेरा प्लास्टर होगा उसका जो मेरे पास प्लास्टरिंग वर्क का जो मेरे पास मेजरमेंट आएगा, प्लास्टरिंग वर्क का, वो कितना आएगा? टोटल जो आपका दीवार का एरिया है A मीटर स्क्वायर, ठीक, ये A मीटर स्क्वायर, L इंटू एच, और इसमें ये ओपनिंग है जरूर बट इतनी कम है कि इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है कि कोई रिडक्शन नहीं करना, तो प्लास्टरिंग वर्क का जो एरिया है वो कितना मान लिया जाएगा? A मीटर स्क्वायर। एंड इन सच केस ओपनिंग का एरिया इतना कम है कि रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ रिडक्शन इन दिस केस। अगला आता है हमारे पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, अब उसको हम समझते हैं। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से ज्यादा और 3 मीटर स्क्वायर तक है, तो ऐसे केस में जो रिडक्शन होगा वो आपको डेफिनेटली करना है। बट ये ध्यान रहे, जब आप इधर का प्लास्टर निकालोगे तब रिडक्शन कर लिया, तो पीछे का जब प्लास्टरिंग वर्क का आप मेजरमेंट करेंगे तब आपको रिडक्शन नहीं करना। मतलब रिडक्शन जो करना है वो आपको सिर्फ कोई सी भी ओनली वन साइड, कोई सी भी एक साइड आप रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक। और जो मैंने जैम्ब, सॉफिट, सील आपको समझाए थे उसमें भी हमें यहां पर प्लास्टरिंग करने के लिए मटेरियल लगेगा, तो क्या उसको हम अलग से अकाउंट करें, कैलकुलेट करें? तो उसको हमें अलग से अकाउंट नहीं करना है। इफ द एरिया ऑफ ओपनिंग इज 0.5 अप टू 3 मीटर स्क्वायर, देन डिडक्शन इज डन ओनली ऑन वन साइड, कैन बी अदर साइड, इनसाइड और आउटसाइड, कहीं भी एक तरफ करना है बस। और जेम, सॉफिट, सील के लिए अलग से आपको एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है यहां पर सर? कारण यह है कि आपका ओपनिंग का एरिया कुछ है मीडियम टाइप का है, तो आपने एक साइड रिडक्शन कर लिया। अब आपने एक साइड रिडक्शन नहीं करा तो वो आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, तो वो जो आपने एक्स्ट्रा काउंट करा वो जेम, सॉफिट, सील में काम आ जाएगा, इसलिए नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस है, मान लो टोटल जो ओपनिंग का एरिया है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में जो भी वेंटिलेटर है, विंडो, डोर सबका, तो इसमें जो प्लास्टरिंग वर्क का हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो क्या बनेगा? अगर सपोज मैं इनसाइड वाले की बात करूं तो इनसाइड में कितना हो जाएगा? मैं चलो मान लो इनसाइड वाले में रिडक्शन करता हूं तो कितना हो जाएगा? L इंटू एच, ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ द वॉल, माइनस ओपनिंग का एरिया, जितनी भी टोटल ओपनिंग्स हैं वो आपने माइनस कर दिया, ठीक। ये आ जाएगा आपका कुछ फलाना मीटर स्क्वायर। और जो आउटसाइड वाला पोर्शन है
आउटसाइड वाले पोर्शन में आपको कोई रिडक्शन नहीं करना क्योंकि आप एक तरफ कर चुके हैं L इंटू एच। और जेम सॉफिट सिल के लिए आपको अलग से कुछ भी अकाउंट नहीं करना है। ये हो गया आपका बोथ साइड का। इनसाइड पूछे तो ये आंसर बोल जाएंगे, उसी में कंसीडर कर लो, ठीक। और आउटसाइड का ये वाला हो गया। बोथ साइड पूछे दोनों को जोड़ देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका यहां पर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है उसको हम समझने चलते हैं। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आपका ओपनिंग का एरिया, जो भी आपकी ओपनिंग है उसका एरिया अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो ऐसे केस में जो डिडक्शन है वो तो आपको डेफिनेटली करना है। अब ओपनिंग ज्यादा है, छोटी मोटी ओपनिंग नहीं है, बड़ी ओपनिंग्स है, आपको डिडक्शन करना पड़ेगा वरना मटेरियल काफी वेस्टेज होने वाला है। डिडक्शन करेंगे और इस बार दोनों साइड डिडक्शन करना है, जितना ओपनिंग हुए उतना माइनस करना है दोनों साइड। और इसमें यह भी बोला है कि जेम, सॉफिट और सिल को आप अलग से कैलकुलेट करें, अकाउंट करें, कितना आ रहा है वो निकालें और फिर उसको साथ में जोड़ें, क्योंकि इसमें आपने एक्स्ट्रा कुछ सरप्लस लिया नहीं है। यहां पर आपका L इंटू एच दीवार का एरिया है, तो यहां जितनी ओपनिंग है वो आपने माइनस कर दिया, पीछे वाले में माइनस कर दिया। अब ये जेम, सॉफिट, सिल जो है इनमें जो जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर आप समझ पा रहे हो तो इस वाले पोर्शन में जो प्लास्टर लगेगा वो कहां से लाएंगे, तो वो आपको अलग से जोड़ना है, ऐसा इसमें कहा गया है। अगर मैं इसको कोई एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो यानी मेरा कहने का मतलब है, सपोज जैसे इनसाइड प्लास्टर होगा तो इनसाइड वाले के लिए कितना हो जाएगा, L इंटू एच माइनस ओपनिंग का एरिया, ये इनसाइड में हो गया। वॉल के एरिया में से ओपनिंग का माइनस कर दिया, डिडक्शन कर दिया। आउटसाइड वाला है, उस आउटसाइड वाले में भी आपको डिडक्शन करना है ओपनिंग का, दोनों साइड करना है। अगला, अब जेम, सॉफिट, सिल को अलग से अकाउंट करना है। जेम, सॉफिट, सिल को अकाउंट करना मैं आपको सिखाता हूं। देखिए यहां पर जैसे ये वेंटिलेटर है तो ये वेंटिलेटर की आपकी लेंथ हो गई, ये वेंटिलेटर की आपकी हाइट हो गई और ये वेंटिलेटर की आपकी थिकनेस हो गई, ठीक। तो अब अगर जैसे मान लो मैं यहां पर बात करूंगा, मुझे वेंटिलेटर के सिल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो कितना होगा, सिल यहां पे आएगा आपका नीचे वाला, तो सिल का कितना हो जाएगा, L इंटू ये थिकनेस, L इंटू स्मॉल टी। ऐसे ऊपर एक सॉफिट आएगा तो वो भी L इंटू टी होगा, तो 2 बार तो आपके सॉफिट सिल का एरिया हो गया। फिर ये साइड वाला पोर्शन आएगा आपका जेम, जेम कितने हैं, 2, और कितने हैं यहाँ पे H हाइट और T थिकनेस में, मतलब ऐसे में जेम में प्लास्टर होगा तो वो कितना हो जाएगा आपका L इंटू एच, और वो भी कितने हो गए, 2। ये हो गया वेंटिलेटर के लिए। सेम ऐसे ही विंडो में भी होगा, विंडो में भी यहां पे 2 जेम, हाइट इंटू थिकनेस, हाइट इंटू थिकनेस, एक आपका सॉफिट, लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ इंटू थिकनेस सिल। डोर की बात करेंगे तो डोर में कैसे करेंगे, सपोज जैसे मान लीजिए डोर है तो ये डोर का आपका हो गया लेंथ, ये डोर की हो गई आपकी हाइट और ये डोर की हो गई आपकी थिकनेस। तो डोर के अंदर आपका एक तो ये आएगा जेम और एक जेम ये आएगा, मतलब आपका क्या हो गया, एक तो यहां पर हाइट और एक और क्या हो गया थिकनेस, ये कितने हो गए, 2, ये हो गए आपके जेम साइड वाले। सिल, यहां पे टाइल्स लगने वाली फ्लोरिंग होगी, टाइल्स लगेगी यहां पर, तो यहां पर आपका प्लास्टर नहीं होगा, प्लास्टर का होगा सिर्फ ऊपर सॉफिट पर, तो दरवाजे में सिर्फ एक ही होगा, L इंटू टी, ये एक बार होगा, ठीक। ये हो गया यहां पे सॉफिट और ये हो गया आपके 2 जेम। इस तरह से इन सबको आप जोड़ लें और इन सबको ऐड करने के बाद इसके साथ में आप ऐड कर दें। इस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा आपका प्लास्टरिंग वर्क का। तो ये 3 रूल थे, फटाफट में एक बार और हम तीनों रूल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम ये था कि अगर ओपनिंग का एरिया आपका 0.5 मीटर स्क्वायर तक है तो यहां पर आपको रिडक्शन नहीं करना है। अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 से 3 के बीच में, रिडक्शन दोनों साइड करना है और जेम, सॉफिट, सिल को अकाउंट नहीं करना है, और रिडक्शन भी सिर्फ किसी एक साइड करेंगे, दोनों साइड नहीं। और तीसरा नियम है, अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 से 3 के बीच में 3 से ज्यादा आ रहा है, मोर देन 3 स्क्वायर मीटर, देन ऐसे केस में आपको रिडक्शन दोनों साइड करना है और जेम, सॉफिट, सिल को आपको अलग से अकाउंट भी करना है, कैलकुलेट भी करना है और साथ में फिर आपको जोड़ना भी है। तो मैंने आपको यहां पे समझाया कि प्लास्टरिंग क्या होता है, पॉइंटिंग क्या होता है, कैसे उनका कैलकुलेशन होता है, ये समझाया मैंने आपको। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अब आप पूछोगे सर ये तो प्लास्टरिंग का हो गया, सर पॉइंटिंग का बताओ। तो आप ये बात ध्यान रखें, पॉइंटिंग वर्क का मेजरमेंट भी स्क्वायर मीटर में होता है,
जैसे प्लास्टरिंग का होता है वैसे ही। दूसरी चीज, पॉइंटिंग भी दीवार के ऊपर होती है। तो जो प्लास्टरिंग वर्क के हमने रिडक्शन समझे, जो प्लास्टरिंग वर्क के हमने रिडक्शन समझे, वही के वही पॉइंटिंग वर्क के भी रिडक्शन है। मतलब पॉइंटिंग वर्क के रिडक्शन अलग नहीं है, या उसमें ऐसा नहीं कि उसमें रिडक्शन नहीं करना है। जहां दीवार नहीं होगी, जहां ओपनिंग होगी, वहां पॉइंटिंग नहीं होना है। तो जो रिडक्शन प्लास्टरिंग के हमने पढ़े, वही के वही सेम रिडक्शन किसके लिए? पॉइंटिंग के लिए। दूसरी चीज आपसे ये पूछ सकते हैं, क्या प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग दोनों एक साथ मेजर करते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग दोनों साथ में मेजर नहीं करते, दोनों को इंडिविजुअली सेपरेटली अलग अलग मेजर किया जाता है। तो हमने ये समझा कि प्लास्टरिंग क्या होता है, पॉइंटिंग क्या होता है, रिडक्शंस क्या है। प्लास्टरिंग पॉइंटिंग को दोनों को किस में मेजर करते हैं? दोनों को हम अलग अलग इंडिविजुअली सेपरेटली ही मेजर करते हैं। आई होप आपको यहां पे समझ में आया होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर लेना चाहूंगा कि रिडक्शन का किस तरह से में रिडक्शन कैसे करते हैं। तो छोटा सा एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा। हमारे पास एक वॉल है ना, ये मैं रिडक्शन को समझाने के लिए आपको और एक्यूरेटली समझ में आए उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं। और ये जो इसकी लेंथ मान ली है मैंने, मान ली 5 मीटर। जो दीवार की हाइट है इसको मैंने मान लिया 3 मीटर। और दीवार की जो थिकनेस है इसको मैंने मान लिया 30 सेंटीमीटर और 0.3 मीटर। सबसे पहले मैं केस नंबर 1 लेता हूं। केस नंबर 1 का एग्जांपल, हमारे पास यहां पर एक दीवार में बस एक वेंटिलेटर है, ठीक। ये हमें केस दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज। और इसका जो एरिया है मान लेते हैं, वो सपोज मान लीजिए 0.2 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम यहां से देखें, ओपनिंग का जो एरिया है वो 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है। तो कौन सा वाला केस बना? केस नंबर 1। तो अब अगर हम यहां पर प्लास्टरिंग वर्क का मेजरमेंट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? अगर इनसाइड प्लास्टर पूछा तो क्या आंसर होगा? इनसाइड पूछा मतलब अंदर की तरफ। तो इसमें आपको पता है कोई रिडक्शन नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा? हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है? 5 और हाइट कितनी है? 3, यानी कितना हो गया? 15 स्क्वायर मीटर। और कोई रिडक्शन नहीं करना। अगर मैं आउटसाइड वाले की बात करूं तो उसमें भी कितना हो जाएगा? 5 × 3 उस अपोजिट साइड से, तो वो भी कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर मीटर। कोई इसमें रिडक्शन नहीं करना है। अगला आता है, मान लीजिए साथ में इसमें यहां पर विंडो भी है, इस दीवार में विंडो भी थी। अब इसके कारण विंडो थी तो इसकी और इन दोनों की जो ये एरिया, ये वाला फ्रंट एरिया जो सामने एरिया दिख रहा है, दिस डायमेंशन इनटू दिस, ये मान लीजिए ये करीब आ रहा है 2 मीटर स्क्वायर, दोनों का मिलाकर। तो अब इसमें रिडक्शन करना है कोई भी एक साइड, मतलब सपोज मान लीजिए हम इनसाइड में करते हैं, तो आपका इनसाइड प्लास्टरिंग वर्क कितना हो जाएगा? ऐसे में 5, ऐसे में 3, तो 5 × 3। ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ वॉल। रिडक्शन करना इस साइड ही कर लेते हैं, तो कितना हो गया? ओपनिंग का एरिया 2 टोटल मिलाकर 2, कितना हो गया? 5 × 15 - 2 यानी 13 स्क्वायर मीटर। वहीं पर अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड में रिडक्शन नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा? 5 × 3 यानी 15 स्क्वायर मीटर। नाउ जेम सॉफिट सील के लिए अलग से अकाउंट नहीं करना है,
तो अगर इनसाइड का पूछा तो 13 स्क्वायर मीटर, आउटसाइड का पूछा तो 15, और अगर बोथ साइड बोला तो फिर 28 स्क्वायर मीटर आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा हो, प्लास्टरिंग वर्क का आपको एरिया पूछा है, तो आप गो बाय ऑप्शन, नहीं बोला है तो 13 क्या मतलब अगर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ ऑप्शन में मेंशन नहीं, तो फिर 13 आंसर होगा। एक अंदर जिधर हम खड़े वहां की बात करेंगे। और अगर मान लो 13-15 ऑप्शन में नहीं और 28, 27, 26, 25 ऐसे कुछ ऑप्शन दिख रहे, समझ जाओ आपकी बोथ साइड का पूछ रहा होगा, तो फिर आप 28 स्क्वायर मीटर टिक करें। चलिए सपोज मान लीजिए, तो ये हमारे दो केस यहां पे हो गए जिनको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। मान लीजिए कि सपोज दीवार के अंदर यहां पर डोर भी है और यहां पे डोर भी है, तो डोर, विंडो और वेंटिलेटर तीनों मिलाकर मान लीजिए ओपनिंग का जो एरिया है वो कुछ 5 स्क्वायर मीटर आ रहा है सपोज। तो मतलब ये कौन सा वाला केस आ रहा है यहां पर, केस थर्ड, कि जो ओपनिंग का एरिया है वो 3 स्क्वायर मीटर से क्या है, ज्यादा। तो ऐसे केस में दोनों साइड रिडक्शन करना है, मतलब इनसाइड अगर होगा तो कितना होगा 5 × 3 -5 ओपनिंग का एरिया, और अगर आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कितना होगा 5 × 3 -5, यानी 15 - 5 इज 10 स्क्वायर मीटर, 15 - 5 इज 10 स्क्वायर मीटर। साथ में जेम सॉफिट सिल का भी अलग से अकाउंट करना है और ऐड करना है। ठीक, जेम सॉफिट सिल अकाउंट और ऐड कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। मैं एक पर्टिकुलर किसी में आपको वेंटिलेटर के अंदर बता रहा हूं। सपोज जैसे मान लीजिए ये जो आपका डायमेंशन है यहां पर, ये तो कितना होगा 0.3 जितना आपका इसकी थिकनेस है। साथ में इसको आप मान लीजिए ये कुछ 0.5 के आसपास है और ये भी आपका 0.5 है। अगर मैं विंडो की बात करूं तो सपोज मान लीजिए ये वाला आपका 1 मीटर है और ये ऐसे में आपका कुछ, ये भी 1 मीटर है और इसको हम कुछ मान लेते हैं 0.5 मीटर। ये जो है ये वाला कितना हो जाएगा 0.3 थिकनेस। यहां पर अगर हम दरवाजे के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, इसको हमने मान लिया 1 मीटर और इसको हमने मान लिया 2 मीटर। ये ऐसे कुछ डायमेंशन है यहां पर। तो सबसे पहले तो हम यहां पर अकाउंट करते हैं वेंटिलेटर के लिए, जेम सॉफिट और सिल। तो वेंटिलेटर में क्या आएगा, एक तो ऊपर वाला पहले क्या आएगा आपका सॉफिट आएगा, तो कितना आ गया 0.3 × 0.5। फिर एक नीचे वाला सिल आएगा, वो भी कितना होगा 0.5 × 0.3, तो 2 बार हो गया, एक सॉफिट एक सिल। और एक साइड के आपके जेम आएंगे, जेम कितना होगा 0.5 × 0.3, और इधर वाला भी तो 0.5 × 0.3 2 बार। ये हो गया आपका वेंटिलेटर में। यहां पे भी आपको प्लास्टर करना पड़ेगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा। अगला अगर हम बात करेंगे विंडो के लिए, तो विंडो में कितना होगा, एक ऊपर होगा, यहां भी नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 0.5 × 0.3 2 बार, एक ऊपर एक नीचे, और एक साइड में, तो साइड में कितना इधर भी 1 × 0.3, तो ये हो जाएगा 1 × 0.3 2 बार, मतलब ये वाला पोर्शन ये 2 बार हो जाएगा। ये जैम पोर्शन हो गया, ये भी लेंगे। अगला हम बात करेंगे डोर में, तो डोर में देखेंगे तो डोर में एक ऊपर वाला पोर्शन आएगा सॉफिट, सील पे नहीं होगा, यहां आपकी टाइल्स लगेंगी। तो ये हो जाएगा आपका 0.3 × 1, ये आएगा आपका 1 बार। और जेम 2 आएंगे, एक तो ये वाला जेम और ये वाला जेम, तो कितना होगा 2 × 0.3, तो +2 × 0.3, दिस विल बी अबाउट 2 टाइम्स। ठीक, तो ये आपका टोटल इतने पोर्शंस यहां पर हो गए। ठीक, इन सभी को आप कैलकुलेट कर लें, दिस विल बी योर टोटल प्लास्टरिंग वर्क मेजरमेंट। ठीक, तो आज जो हमने QSC के इस लेक्चर में चैप्टर 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और एक्यूरेसी के चैप्टर में हमने प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क को समझा। प्लास्टरिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या समानता है, मटेरियल वाइज क्या डिफरेंस है,
इनका पर्पस क्या है, दोनों वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुए, क्यों करते हैं, ये समझाया। देन प्लास्टरिंग पॉइंटिंग वर्क को सेपरेटली मेजर करना है, दोनों को स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, दोनों के रिडक्शन क्या है, सेम। और रिडक्शन क्या है वो मैंने आपको बताया, अगर टोटल आपका ओपनिंग का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो कोई रिडक्शन नहीं है, 0.5 से 3 के बीच में तो रिडक्शन एक साइड करना है, जेम सॉफिट सील सॉफिट अकाउंट नहीं करना है। और अगर आपका ओपनिंग का एरिया 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो आपको दोनों साइड रिडक्शन करना है और जेम सॉफिट सील के लिए अलग से आपको कैलकुलेट करना है मेजरमेंट, और उसके बाद उसको जोड़ना भी है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम अगला हमारा वर्क देखेंगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट वर्क होगा वो होगा फ्लोरिंग एंड रूफिंग वर्क। ठीक, आई होप आपको प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क पूरा क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से मैं आपके लेक्चर कंटिन्यू करते चलूंगा। जो भी आपके क्यूएससी का लेक्चर हो गया वो कंटिन्यू बाय कंटिन्यूएशन में डलते जाएंगे। अगला जो आपका हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मिलेंगे रूफिंग एंड फ्लोरिंग वर्क के साथ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।